तो बच्चों मिशन AK 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के VBI क्वेश्चंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स के VBI क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 11th क्लास का इस चैनल में बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करो अपने चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस चैनल में भी बहुत ही धमाकेदार से तैयारी चल रही है और इसमें सारे नोटिफिकेशन भी बताया जाता है। ठीक है, आज का जो टोटल क्वेश्चंस होने वाला है, टोटल क्वेश्चंस कितने होने वाला है? 40 क्वेश्चंस होने वाला है, जिसमें 20 करके क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, 20 करके क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पार्ट होने वाला है, पार्ट कितना होने वाला है? पार्ट 4 होने वाला है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पार्ट 4 होने वाला है इकोनॉमिक्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग को, जो आपके एग्जाम में पक्का यहीं से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं अभी क्या है कि सारे जो हमारे चैनल में भी तैयारी चल रही है वो पार्ट टू पार्ट चल रही है और ये सारे सिलेबस से चल रही है। 11th क्लास में जितना भी होता है कि सिलेबस से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपका सिलेबस से ही आता है। और हम लोग जो है इस चैनल में भी सिलेबस से ही तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आत्मों के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंड चित्र। ठीक है, दंड चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एक ओजाइव वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि कालमाला के ग्राफ को कहते हैं। तो कालमाला के ग्राफ को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कालिक चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिक चित्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन व उद्देश्य है अथवा आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है। तो उद्देश्य क्या है और वो क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया कि दो चरों के बीच पारंपरिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विक्षेप चित्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो कितने चरण चतुर्थांश होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि आयत चित्र। तो आयत चित्र है कैसा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 द्विविमीय आरेख। ठीक है, द्विविमीय आरेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा जानकारी प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुलक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। ठीक है, तो सभी मदों को बदल देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। तो चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये सरल दंड चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है एक परिवार के कुल वैश्विक वैभव को प्रस्तुत करने के संबंध में सबसे सटीक चित्र मतलब आसान चित्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्त चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि वृत्त चित्र का अन्य नाम है। तो वृत्त चित्र का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिपत्र आरेख। ठीक है, परिपत्र आरेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि काल श्रेणी बिंदु रेखा को कहते हैं। तो काल श्रेणी बिंदु रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीन चित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कालीन चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि दंड चित्र है। तो दंड चित्र क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का मतलब यह तम गलती से टाइपिंग हो गया, तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सरल दंड चित्र, सरल दंड चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती। तो ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये माध्य का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताया गया कि वाई अक्ष का दूसरा नाम है। तो वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुजाक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि माध्यिका की गणना का आधार है। तो क्या आधार है इसका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओजाइव वक्र, ठीक है, ओजाइव वक्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि बहुलक को गणना का आधार है। बहुलक को गणना का आधार है, तो क्या आधार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वक्रीय आयत चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि बार आरेख एक है। तो बार आरेख एक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एक आयामी आरेख, ठीक है। बार आरेख एक है, तो बार आरेख क्या है, तो एक आयामी आरेख। तो ये जो होता है यहाँ से पार्ट आपका मतलब 20-20 क्वेश्चन करके कंप्लीट करवाना था, तो 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। फिर से 1 से स्टार्ट करके 20 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा। हमारे चैनल में जो भी तैयारी चल रही है 11th क्लास का, ये पार्ट टू पार्ट चल रही है और पूरा सिलेबस से चल रही है। सिलेबस के बाहर से एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, सारा जो क्वेश्चंस होगा वो सिलेबस से ही होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th में। अगर आप भी अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को याद कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि केंद्रीय वृत्ति का अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो कौन से माप आते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी माप आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। तो एक अच्छे औसत के क्या गुण होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी गुण होते हैं, ठीक है। सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष संख्या, ठीक है। तो सारे गुण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समांतर माध्य में, ठीक है, समांतर माध्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है। तो सामान्य माप है कहाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये समांतर माध्यम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि केंद्रीय वक्रीय की माप संख्या है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की संख्या है। तो कितनी संख्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 3 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है। तो इस क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 होगा, ठीक है। समांतर जो माध्य है वो कितने होंगे, तो 5 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में 5 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि यदि 6 परिवारों की मासिक आय में 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630 है, तो औसत आय होगी। तो औसत आय क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1547। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि विचलन सकारात्मक या नकारात्मक या शून्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य, ठीक है, सत्य हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो लिए गए विचलनों का योग क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शून्य के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विश्व में पहला स्थान किसका है। तो किसका है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विश्व में पहला स्थान किसका है। तो किसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब सबसे पहले परमाणु जो बम हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही उत्पन्न किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि 1 2 3 4 5 का माध्यिका होगा। तो माध्यिका क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि माध्यिका को कहा जाता है। तो माध्यिका को दोस्तों आपको पता होगा कि माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है, स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि अधिकतम पदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है। तो औसत को नहीं प्रभावित करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यिका। माध्यिका औसत को प्रभावित नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र n है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुल बारंबारता। ठीक है, कुल बारंबारता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि ये जो है दोस्तों बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बट आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.4, उसके बाद 0.57 और 6, 7, 12, 0, 8, 2 की माध्यिका है। तो इसका जो माध्यिका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4, ऑप्शन नंबर 1 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ये जो सबसे पहले आप 10th में पढ़े होंगे, 10th में आपने पढ़ा होगा कि बहुलक माध्य माध्यिका। ठीक है, ये जो आपने 10th में पढ़ा है वही रूल अपनाया, वही रूल यहाँ पे लागू हो रहा है। इसको आप बारंबारता अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, बारंबारता अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा, ताकि आप भी इकोनॉमिक्स के जो आंकड़े का चैप्टर 4 का है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि अधिमाध्य 12 है, अधिमाध्य 12 है तथा बहुलक 15 है तो माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितनी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। तो अब सबसे उपयुक्त औसत क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माध्यिका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि छात्रों के बौद्धित्व स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माध्यिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि द्वितीय चतुर्थक Q2 हो को कहते हैं, द्वितीय चतुर्थक Q2 को कहते हैं तो माध्यिका ही कहते हैं। आज के लिए इतना ही, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और अभी दोस्तों हमारे चैनल में अच्छे से तैयारी किया जा रहा है, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और साइंस का भी तैयारी होगा। बस कल से साइंस का कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा टाइम नहीं बच रहा था इसीलिए साइंस का नहीं चल रहा था क्लास, लेकिन कल से कंटिन्यू साइंस का करेंगे। जितने भी साइंस का स्टूडेंट है आप धैर्य रखिए, आपका कल से इस चैनल में वीडियो अपलोड होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों हमारे चैनल में जो है ना आपको बार बार बोला जा रहा है कि सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। झारखंड सरकार का कहना है कि सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके चैप्टर और सिलेबस के अंडर से ही पूछेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे सारे आपके बुक से ही होंगे, सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही होंगे। तो जितना भी सिलेबस का क्वेश्चन है हमारे चैनल में भी सिलेबस का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी बुक के क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारे चैनल में आप बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है और व्हाट्सअप के माध्यम से भी यहाँ पे नोटिफिकेशन और वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप भी व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप हमें SMS कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी 11th क्लास का जो एग्जाम का नोटिस आया था उसके बारे में वीडियो अपलोड है चैनल में, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।